Welcome class 12 students. In previous video we had discussed about crystal field splitting in tetrahedral complexes. Now we will discuss कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर कलरफुल होते हैं, तो इनमें कलर होने की वजह क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो इसके लिए तीन मेन पॉइंट्स होते हैं। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कलर ड्यू टू, पहला है वैकेंडी ऑर्बिटल्स, दूसरा पैरामैग्नेटिक नेचर और तीसरा डी ट्रांजिशन। ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करते हैं तो वो इन तीन वजह से करते हैं। तो इसको समझने के लिए अपन CFT का यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक आपका ये कंपाउंड है TiH2O6 3 पॉजिटिव। ये कोई है कंपाउंड है जो कि कलरफुल होता है, ये इसका कलर ब्लू होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो कि यहाँ टिटेनियम है। तो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन तक सेम, दैट इज़ फिर 3D2 4s2। अब यहाँ जो Ti है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 होगी, तो यहाँ आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैंने करके दिखाया हुआ है आपको, जो कि होगा 3D1 4s0। मतलब यहाँ जो है D में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि अपन CFT के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी, T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा। इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। T2G वाले में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन और EG वाले में एक भी नहीं रहेगा, और ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब अपन ये मान लेते हैं इसने लाइट एब्जॉर्ब करी है जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसने लाइट एब्जॉर्ब करी और हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। मतलब T2G तो लोअर एनर्जी लेवल है और EG वाला हायर एनर्जी लेवल है, तो ये EG वाले एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं, इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करके T2G में था, पहले T2G में 1 था और EG में 0 था। लेकिन जब जैसे इसने लाइट एब्जॉर्ब करी तो इसको एनर्जी मिली और ये हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो गया। तो यहाँ EG में तो 1 हो गया और T2G में 0 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, अब जब इसको एनर्जी जो है इसकी कम होगी तो ये वापस से अपनी जगह पर आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, D ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसी को ही अपन D ट्रांजिशन कहते हैं। और ये आपको याद रखना होगा, अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर वो शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो जब वो वापस आएगा तो हायर वेवलेंथ एमिट करेगा। डी ट्रांजिशन, D से D में ट्रांजिशन जो है वही डी ट्रांजिशन होता है। पैरामैग्नेटिक आप देख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब एटलीस्ट एक ना एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो इसमें एक सिंपली एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, D से D में ट्रांजिशन हो गया और वैकेंट D ऑर्बिटल है, तभी आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर पाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब वेवलेंथ दैट इज़ हायर। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज़ विजिबल टू आइज। मतलब जो एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है कॉम्प्लेक्सेस एमिट करते हैं। जैसे कि अगर येलो किसी ने एब्जॉर्ब किया है तो वो वायलेट एमिट करेगा, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये अपन देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन अगर किसी ने एब्जॉर्ब किया है तो वो रेड कलर एमिट करेगा। तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको ये याद रखना होगा। जो मेन 3 पॉइंट्स हैं वो तो याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो
तो स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो दो तरीके की स्टेबिलिटी होती है। पहला थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बस यही बताती है कि प्रोडक्ट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरीके से चेंज हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, इसकी जो अपन पता लगाते हैं वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से पता लगाते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इट इज़ द मेजर्स ऑफ एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर स्पीसीज। दूसरी स्टेबिलिटी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो अपन को स्पीड के बारे में बताती है कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है। अब जैसे कि अपन ये समझ सकते हैं, अ केमिकल इक्विलिब्रियम में बी एस्टेब्लिश बिटवीन द डिसोसिएटेड आयन्स एंड अनडिसोसिएटेड आयन। जैसे कि अपन को पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादातर डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि कहीं हद तक ये थोड़े थोड़े टूट जाते हैं। तो ये अपन मान लेते हैं एक मेटल है और एक लिगेंड है और इनमें इक्विलिब्रियम है और एक कॉम्प्लेक्स जो है डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयंस के बीच का ये इक्विलिब्रियम है। तो मास एक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से जो स्टेबिलिटी होगी वो इस कांस्टेंट के इक्वल आएगी, है ना। तो हायर द वैल्यू ऑफ के एस मोर इज़ द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जितना जितना ज़्यादा आपके के एस की वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिखा रखा है, जो आपका पहला एग्जांपल है Ag++2NH3 जो कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस इसके ऊपर प्लस का चार्ज। इसी तरीके से Cn नेगेटिव आ गया, तो इसमें आपका जो अब आप यहाँ देखेंगे Ks की वैल्यू जो है वो AgCN वाले की ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सेकेंड वाला। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम का जो साइज़ होता है वो स्टेबिलिटी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतना ही स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Fe+3 और Fe+2 के कंपाउंड्स यहाँ बने हुए हैं। Fe+3 Cn के साथ मिलेगा तो उसका केस वैल्यू 1.2 × 10⁻31 आएगा। और इसी तरीके से Fe+2 जो है जब Cn के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका आएगा 1.8 × 10⁻6। तो आप ये देख सकते हैं Fe+3 वाले की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो मतलब और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब फॉर दोज आयन विच कैरी सेम चार्ज द वन विथ स्मॉल साइज गिव द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे आयन्स जिन पे सब पे चार्ज सेम है, जैसे कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, इन सब पे +2 चार्ज है, तो इनमें से जिसका सबसे छोटा साइज़ होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये तो मेटल की बात हो गई थी। अब लिगेंड में भी जो पहला पॉइंट है वो सेम ही है, जो जितना छोटा लिगेंड होगा उतना ही स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा। चार्ज ऑन लिगेंड बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात है यहाँ पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। थर्ड बेसिसिटी, जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे F-, Cl- और Br-, तो यहाँ जो फ्लोरीन है उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्लोरीन बनाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है चिलेट इफेक्ट, मतलब रिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उनकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये कुछ आपके एग्जांपल हैं, जैसा कि पहला है FeCN6 4-, तो आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये दे देंगे, पेयर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। FeCN6 इसके ऊपर 4- चार्ज है और FeCN6 इसके ऊपर 3- चार्ज है। तो आप देख सकते हैं लिगेंड तो सेम है दोनों जगह, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे अपन Fe की। तो Fe की ऑक्सीडेशन पहले वाले जो पहला वाला आपका कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें आएगी +2 और दूसरे वाले में आएगी +3। तो आपको पता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर
आपका Fe+3 वाला जो है कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा FeCN6 3-। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, ये पेयर दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप यहाँ देखेंगे लिगेंड सेम है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ सेम है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो जिसका साइज़ छोटा होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आयरन और कोबाल्ट में कोबाल्ट का साइज़ छोटा होता है, इस वजह से जो COCN6 3- है वो वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड, यहाँ आपको यही पूछा है, 2 पेयर दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम तो सेम है, यहाँ लिगेंड डिफरेंट है। तो लिगेंड यहाँ आप ये देख सकते हैं, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है क्लोरीन से, तो ज़्यादा स्टेबल जो है कॉम्प्लेक्स है FeF6, इसके ऊपर 3- चार्ज। अब ये 2 आपको और दिए रखे हैं, यहाँ आपसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम आपको सेम दिख रहा है, दोनों में आयरन है, लिगेंड्स डिफरेंट है। अब लिगेंड में चार्ज की बात करेंगे अपन, तो Cl पे तो -1 चार्ज होता है और कार्बोनेट पे -2। तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका साइज़ उतना ही छोटा होगा। तो इस वजह से अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर CO3 2- का साइज़ छोटा होगा, तो इसी वजह से FeCO3 (9) चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ दोनों में ये 5th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा है, तो आप देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम सेम है। अब यहाँ चार्ज की बात करें तो चार्ज भी यहाँ डिफरेंट है, लेकिन अपन को चार्ज नहीं देखना। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिगेंड भी डिफरेंट है, तो आप ये देख सकते हैं जो En होता है, En जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। Fe वैसे तो क्या होना चाहिए था, अगर चार्ज अपन देखें तो Fe+2 वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कम स्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि En एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए FeEn3 वाला जो आपका कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू चीलेट इफ़ेक्ट। तो ये आपको आई थिंक समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।